हेलो स्टूडेंट, जीत आइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह, जीत आइस चैनल से। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बिल्कुल करंट का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है, राष्ट्र का निर्माण करती है, न्याय संगत समाज का निर्माण करती है। ये तभी होगा यदि हमारे राष्ट्र के अंदर एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी होगी। एक्चुअली में इससे पहले 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे तो उनके समय एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन वो 1992 में लागू हुई। तो देखिए, 1986 में जो नई पॉलिसी लाई गई, उसके बाद 34 वर्षों के बाद एक 2020 में एक नई पॉलिसी जो लाई गई है, ये राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस पॉलिसी को लाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, इससे पहले की जो पॉलिसी बनी थी उनका जो उद्देश्य रहा है, केवल ये उद्देश्य था कि भारत के अंदर लिटरेसी रेट बढ़े, उसमें गुणवत्ता का भी अभाव देखने को मिलता था। इस उद्देश्य से उन कमियों को पूरा करने के लिए ये नई पॉलिसी लाई गई है। देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस पॉलिसी के अंदर बहुत से फैक्ट हैं और इसके अंदर जो प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक जो बदलाव लाया गया है उसे आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरी को समझेंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखें और अगर ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। तो अब इसे शुरू करते हैं। देखिए, जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक्चुअली में एजुकेशन को एक 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इस अमेंडमेंट के द्वारा इसे कॉन्क्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रख दिया गया। देखिए, जिन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यदि दोनों के विचारों में मतभेद हो जाए तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर डोमिनेट हो जाती है। तो अगर राज्यों की राय ली जाए तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जाए। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जब इसने 2014 में अपना चुनाव लड़ा तो उस एजेंडे में भी नई शिक्षा नीति की बात की थी। तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, अब हम इनकी बात करेंगे। देखिए, एक आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो एजुकेशन जो थी कल तक इसके अधीन आती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय एक फैक्ट ये महत्वपूर्ण था। दूसरी बात, अभी तक जो एजुकेशन है इस पर हमारे जीडीपी का 4.43% खर्च होता था, लेकिन इस खर्च को बढ़ाकर हमारे जीडीपी का 6% अब एजुकेशन पर खर्च होगा। देखिए, इसमें डिजिटल लर्निंग पर जोर दिया गया है और इसके लिए NEFT पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ साइंस टेक एवं ऑनलाइन क्लास पर भी फोकस किया गया है। जो विदेशी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, इनके जो कैंपस हैं इन्हें भारत में खोलने के लिए आमंत्रित किया गया है या जोर दिया गया है। देखिए, इसको जो ड्राफ्टिंग किया था प्रारूप की अगर हम बात करें तो जो इसरो के अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसने इसे तैयार किया। इसमें स्कूल की जो स्टेज होती हैं, स्कूल की सभी स्टेज यानी 1 से लेकर 12 तक जो संस्कृत भाषा इसको एक विकल्प के रूप में रखना अनिवार्य है। 2013 तक 100% स्कूलिंग एडमिशन एक इसका टारगेट रखा गया है। इसके साथ साथ 2040 तक इसे पूर्ण रूप से लागू करने की बात की गई है। और जो एमफिल की डिग्री होती थी, एमफिल की जो डिग्री थी, इसे समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे।
जो मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं, तो इसकी फैक्ट को ध्यान रख लेना, क्योंकि करंट का टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये जो एनईपी है, इसके जो महत्वपूर्ण जो इसका कॉन्सेप्ट है उसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी को समझना होगा। देखेंगे 3 लैंग्वेज पॉलिसी। एक्चुअली में 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? अब जितने भी स्टूडेंट होंगे, सभी स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज यानी 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए लाया गया क्योंकि जब इंडिया के स्टूडेंट विदेशों में जाते थे तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती थी, या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते थे तो भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो 3 भाषा होंगी, इनमें एक विदेशी भाषा होगी, विदेशी भाषा, और 2 भारतीय भाषा होंगी, भारतीय भाषा। ध्यान रखना है, 2 भारतीय भाषा होना कंपलसरी है। इन 2 भारतीयों में एक स्थानीय भाषा हो सकती है, एक राज्य की भाषा हो सकती है। चूंकि अलग अलग राज्यों की भी अलग अलग भाषाएं हैं। देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल के रूप में आपको देना चाहूंगा। यदि किसी स्टूडेंट ने, सपोज दैट वो उत्तराखंड का स्टूडेंट है और उसने एक अपनी स्थानीय भाषा को चुना है, एक उसने हिंदी को चुना है, तो दूसरी वो इंग्लिश चुन सकता है, या उसने एक इंग्लिश चुनी है और एक स्थानीय भाषा चुनी है, तो केवल भारतीय एक ही भाषा ले सकता है और भारत की वो कोई भी भाषा हो सकती है। तो ये 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट था। अब हम ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके जो कॉन्सेप्ट है, अब हम उसको समझेंगे। तो देखिए, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, ये जो एनईपी आया है, इसे भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। चूंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, एक बार पूरे मैं रिवाइज करा दूं आप लोगों को, तो ये राज्यों में भी जाएगा, लेकिन अभी राज्यों की इस पे कोई मंजूरी नहीं आई है। तो देखिए, अब इस नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी जो शुरुआत होगी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक होगी। तो उसे समझते हैं। तो देखिए, जो पहला 10+2 का जो कॉन्सेप्ट था, 10+2 का मतलब होता है 12th पास। इसका जो स्थान लिया है, अब ये 5+3+3+4, ये 4 चरणों में होगी। तो इस 10+2 को जो 2 चरणों में देखते थे, अब ये 4 चरणों में होगा। देखिए, पहले जो स्टूडेंट पहली क्लास में प्रवेश करता था, 6 ईयर माना जाता था, और 6+12 यानी 18 ईयर में वो 12th पास करता था। यहां क्या है, 5+3 8 11 और 4 15 +3 यानी 3 साल की एज में बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा, तो आज भी 18 ईयर में ही प्रवेश 12th पास करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, 5 का मतलब क्या होता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी 3 ईयर, 3 साल तक बच्चा प्ले स्कूल में रहेगा। प्ले स्कूल भी हो सकता है, वो आंगनबाड़ी भी हो सकती है, यानी 3 वर्ष में स्कूल में बच्चा प्रवेश करेगा और 3 वर्ष तक प्ले स्कूल में रहेगा, यानी 3+3 यानी 6 ईयर। 6 ईयर में वो प्ले स्कूल में रहेगा। एक्चुअली में 6 ईयर तक जो प्ले स्कूल में डालने का उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है उसका फिजिकली और मेंटली रूप से वो डेवलप हो जाए, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि 80 से 85% जो ब्रेन डेवलप होता है वो 6 ईयर तक होता है। तो देखिए, 5+3+3+4 का मतलब, ये जो पहले 5 साल लिए हमने, इसमें 3 साल प्ले स्कूल में जाएंगे, और जो 2 साल हैं, 2 साल इसमें वो पहली और सेकंड 2 क्लास तैयार करेगा। तो जो 5 है, इसे मैं और क्लियर कर देता हूं, तो 5 ईयर, ये आप समझ गए होंगे। ये जो 5 साल मैंने बताया, 3 ईयर प्ले स्कूल में होंगे और 2 ईयर में यहां पर फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी, यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब हम ये 3 ईयर लेकर चलेंगे। देखिए, यहां पर जो 3 ईयर है, इस 3 ईयर का मीनिंग क्या होता है। 3 का मतलब है उसकी 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास। ये ध्यान रखना है कि जो 5th क्लास तक जो उसकी एजुकेशन होगी, ये उसकी मातृभाषा में होगी, मदर टंग, और कोई स्थानीय भाषा भी हो सकती है। देखिए, अभी तक इसमें 5th क्लास तक की बात की गई है यहाँ पर, लेकिन अभी ये भी चर्चा चल रही है कि इसे 8th क्लास तक भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम ये 2 चरण पूरे हो गए हैं, अब हम इसको लेकर चलेंगे 3 ईयर। इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए, इन पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये जो 3 है, इस 3 का मीनिंग क्या होता है, यानी 6th,
7th और 8th क्लास। देखिए इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, इसके साथ साथ कंप्यूटर कोडिंग व इंटर्नशिप का प्रावधान है। यानी इसका मतलब होता है कि कोई स्टूडेंट 6th 7th 8th करते करते कुछ एक्स्ट्रा जैसे पेंटिंग भी कर सकता है और इसमें अपना कैरियर खोज सकता है। अब हम इस 4 ईयर की बात करेंगे। देखिए इसमें 4 का मतलब क्या होता है, इसमें 9th 10th 11th और 12th ये 4 साल होंगे। पहले की तरह जैसे पहले हाई स्कूल और 12th में बोर्ड एग्जाम होते थे, यहां भी बोर्ड के एग्जाम होंगे, लेकिन यहां ध्यान रखना है ये बोर्ड के एग्जाम जो होंगे यहां पर इनमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक जो पहला सेमेस्टर होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और जो दूसरा होगा लास्ट वाला वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो 9th 10th 11th और 12th है इसमें डीपली स्टडी का प्रावधान रखा गया है। तो ये जो 10+2 था इसका जो स्थान लिया है 5+3+3+4 ने लिया है 12th तक। अब हम लेकर चलेंगे हायर एजुकेशन को कि हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए अब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं जो 3 से 4 साल की होगी। देखिए ये जो हायर एजुकेशन है इसमें मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। देखिए ये क्या होता है थोड़ा बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर। यदि कोई स्टूडेंट 1 ईयर का कोर्स करके और वो कॉलेज छोड़ देता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी उसका 1 साल बेकार नहीं होगा। और यदि वो 2 साल के बाद कॉलेज छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा देने की व्यवस्था है। और इसमें एक चीज और भी है, सपोज दैट कोई स्टूडेंट मैथ से एमएससी कर रहा है तो उसके साथ साथ वो कोई अपनी पसंद का ह्यूमैनिटीज आदि का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। तो देखिए किसी स्टूडेंट ने 1 साल कॉलेज किया और कॉलेज छोड़ दिया तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसे ड्रॉप आउट नहीं किया जाएगा। ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, जैसे वर्तमान में क्या है, किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर किया और फिर छोड़ दी, 2-3 साल के बाद आता है तो उसे शुरू से करना होगा, यानी पहला साल उसका बेकार चला जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है लेकिन उसने 1 साल किया, 1 साल करने के बाद वो बीच में किसी और कोर्स को करने के लिए कहीं चला गया तो जो वो दोबारा आएगा तो ऐसी स्थिति में उसे वहीं से स्टार्टिंग करनी होगी, यानी उसका 1 साल बेकार नहीं माना जाएगा। 1 साल करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और यदि 2 साल करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि वो 3 साल करता है तो ऐसी स्थिति में उसे डिग्री दी जाएगी। मैंने कहा 3 या 4 साल। मान लीजिए उसने केवल 3 साल कॉलेज किया और वो नौकरी करना चाहता है तो जा सकता है। जिस स्टूडेंट को शोध यानी रिसर्च करना है या पीएचडी करनी है या कह सकते हैं कि बीए के बाद एमए करना है तो उसे 4था साल भी करना होगा और उसे कंप्लीट डिग्री दी जाएगी और इसके बाद वो शोध यानी अनुसंधान कर सकता है, अर्थात पीएचडी कर सकता है। देखिए वर्तमान में जो एमफिल एक डिग्री होती थी उस एमफिल को इस एनईपी में समाप्त कर दिया गया है। तो देखिए ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी थी इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने पूरा देने का प्रयास किया है और इसका जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।